नमस्कार जी। आप सबका अपने शो आज और कल में स्वागत है। अपना जो आज का विषय है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से कि हमारे देश के आम आदमी के साथ में ये जुड़ा हुआ है। और जिस घटनाक्रम की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जिससे हमको बहुत ही अधिक सीखने की आवश्यकता है, वो सबसे अधिक प्रभावित करता है तो आम आदमी को करता है, जो हमारे यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे जो लोग बैठे हैं उन पे, पर उनको भी करता है, मध्यम वर्गीय लोगों को करता है। तो एक इस वक्त हमारे पड़ोसी देश में श्रीलंका, उसमें कुछ पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं चल रही हैं वो सब हमने मीडिया के माध्यम से हमने उसकी जानकारी प्राप्त की है कि क्या क्या वहाँ पर हो रहा है। तो थोड़ा सा उसका चर्चा करके उसका प्रभाव हमारे देश में जो है आम आदमी के ऊपर क्या पड़ने जा रहा है या पड़ सकता है, उसकी चर्चा करेंगे। उससे बहुत अधिक हमको सीखने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। ये जो देश श्रीलंका है, इसने भी लगभग जब ब्रिटिश एम्पायर से हमने स्वतंत्रता ली थी, उसके आगे पीछे ही उनकी भी स्वतंत्रता हुई। और वहाँ पर भी जो राजनीतिक परिवार वहाँ पर पिछले करीबन 70-72 साल से जिनका वहाँ पर वर्चस्व है, वो परिवारों के बारे में जानना चाहेंगे। तो इससे पहले जो भी राजापक्षा परिवार है, इससे पहले भंडार नायके एक परिवार हुआ करता था। तो भंडार नायके परिवार का वर्चस्व रहा, फिर राजापक्षा परिवार का वहाँ पर वर्चस्व आ गया। आज वहाँ जो स्थिति थी, तो महिंदा राजापक्षा वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके छोटे भाई गोटाबाया राजापक्षा जो है वो प्रेसिडेंट थे। और इन्हीं परिवारों के इर्द गिर्द पूरी वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो घूमती है श्रीलंका की। अब किस प्रकार से पूरे देश को उन्होंने कंगाल करके रख दिया, वो आप जानिए। अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना वर्चस्व वहां पर कायम रखने के लिए पिछले कुछ सालों से उन्होंने इस प्रकार से, खास करके जो महिंदा राजापक्षा है, इसने इस प्रकार से पूरे देश को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज उसको, क्योंकि जनता का आक्रोश इतना बढ़ गया उसके विरोध में, को वहां से उसको घर बार छोड़ करके भागना पड़ा। जनता जो है सड़कों पर आ गई, उसके घर को आग लगा दी। आज उसके जिंदगी के पीछे वहां के लोग पड़े हैं। उसका कारण समझिए क्या है। उसका कारण यह है कि इन्होंने एक, जो भारत में भी अभी कुछ लोगों को बुखार चढ़ा है हर चीज फ्री बांटने की। वो क्यों फ्री बांटना है? क्योंकि उनको क्या है कि भाई फ्री देंगे तो इससे वोट मिलेगा। और वोट क्यों लेना है तुमको? क्योंकि तुमको राजनीति, वहां पर जो कुर्सी जो है, जो लोकतंत्र में जो कुर्सी केवल योग्यता के आधार के ऊपर, क्षमता के आधार के ऊपर, लोगों के लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर मिलनी चाहिए, उस पर आपको जम करके रहना है। यही बात वहाँ थी श्रीलंका में। और ये राजापक्षा परिवार जो है वहाँ की जो कुर्सी छोड़नी नहीं चाहता था। तो इन्होंने क्या किया कि अभी कुछ ये जो कोविड का काल आया उससे पहले इन्होंने कुछ चीज़ें वहाँ पर कर दी जो पूरे देश के हित में नहीं थी। एक चीज़ तो उन्होंने कर दी कि वहाँ पर फ्री का जो कई चीज़ें देनी शुरू कर दी। दूसरे टैक्सेस जो थे वो एकदम से लोअर लेवल पर ले गए। अब सवाल आता है कि देश को चलाने के लिए आपके पास में रेवेन्यू नहीं है, तो अब देश चलाओगे कैसे? आप कुर्सी, जो लोग आपकी लोकप्रियता का जो आपने वहां पर काम किया है, फ्री देने का या टैक्स करने का, उससे आपको वोट तो मिलेंगे, लेकिन देश कैसे चलेगा इसका जवाब जो है ये पॉलिटिशियन देते नहीं है। तो उन्होंने टैक्सेस एकदम कम कर दिए, फ्री का रिजाइम शुरू कर दिया। एक काम उन्होंने और किया कि जो बिल्कुल भी उनके उस समय जो दूरदृष्टि वाला नहीं था, कि जब आप फर्टिलाइजर बेस्ड आपकी एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो आपको अगर उसको नेचुरल जो है बेस के ऊपर लेकर आना है, तो वो स्टेप वाइज होनी चाहिए, स्टैगर्ड वे में होनी चाहिए, धीरे धीरे होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आपने सीधा सीधा एकदम से फर्टिलाइजर बेस को जो है वो आप मैन्योर बेस पे, नेचुरल जो है उसके ऊपर ले आओगे, तो क्या होगा कि उसकी जो उत्पादकता है, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो 25-30% रह जाएगी। तो इन्होंने बिना सोचे समझे वहां पर पूरी की पूरी जो है वो इकोनॉमी को जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। उपज कम हो गई। उपज कम होने के कारण आज वहां पर जो है खाने के लाले पड़ गए हैं श्रीलंका में। एक बात उन्होंने और वहां की, वो ये थी
कि ये देश जो है काफ़ी समय से, पहले तो ये भारत के साथ में इनका बहुत ही अधिक घनिष्ठता का मित्रतापूर्ण संबंध था, होना भी चाहिए था। छोटा देश है, भारत के दक्षिण में है, हमारा उनके साथ में बहुत बड़े जो सांस्कृतिक जो है वो हज़ारों साल से संबंध हैं। और भारतीय मूल के 10% वहाँ पर जो तमिल नागरिक भी वहाँ पर रहते हैं। भारत ने श्रीलंका में बहुत ही अधिक पिछले हमारे कई सालों से, जब से श्रीलंका स्वतंत्र हुआ है, हमारा बहुत ही अच्छा उनके साथ में जो है वो मेल मिलाप, और उनको यहाँ तक कि जब ये वहाँ पर एलटीटी के जो गुरिल्ले वहाँ पर बहुत बड़ा उन्होंने टेररिज्म क्रिएट कर दिया था, तो भारत ने 1987 में आईपीकेएफ भी भेजी थी वहाँ की सहायता के लिए। जयवर्धने जी उस वक्त वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जो है उन्होंने निवेदन किया, और हमने यहाँ तक अपने हमारे लोग वहाँ पर जाकर के हमने मिलवाए ताकि वहाँ शांति व्यवस्था बैठ सके। तो इतना बड़ा बलिदान हमारा जो है श्रीलंका के साथ में रहा। लेकिन श्रीलंका ने भारत के विरोध का काम इस राजापक्षा परिवार के रहते हुए बहुत ही अधिक किया। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि चीन के साथ में इन्होंने हाथ मिलाया। चीन की भारत के प्रति जो नीति है वो स्पष्ट है। वो चीन जो है भारत के जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे और नॉर्दर्न लद्दाख का एरिया, अरुणाचल प्रदेश का एरिया, ये सारे जो हमारे क्षेत्र हैं उसके ऊपर अपना कब्जा चाहता है और सलामी स्लाइसिंग कर रहा है। तो चीन को भारत को कमजोर करना, और चीन ने भारत को कमजोर करना, और चीन की जो नीति थी ये वाली अपना जो जिसको कहते हैं कि पर्ल्स क्रिएट किए उसने, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो साउथ ईस्ट एशिया से लेकर के उसने ये जिबूती तक क्रिएट किए। तो श्रीलंका उसमें एक बहुत महत्व की जगह थी, और राजपक्षा परिवार ने उसमें से महिंदा राजपक्षा ने पूरी तरह से चीन का इसमें साथ दिया। उसके परिणाम ये निकले कि चीन ने इनको लोन देना शुरू कर दिया, और हनबन टोटा जो एक पोर्ट है जिसकी किसी प्रकार से इकोनॉमिकल कोई भी उसकी सार्थकता बनती नहीं है, कोई वायबिलिटी बनती नहीं है उसकी इकोनॉमिकल, क्योंकि कोलंबो पोर्ट पहले से उनके पास था, वो पूरे श्रीलंका को अच्छी तरह से सर्विस कर सकता था। हनबन टोटा पोर्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि राजापक्षा परिवार जो है उस क्षेत्र से बिलोंग करता है, और उन्होंने चीन से लोन लेकर हाई जो ब्याज दर है उसके ऊपर वो पोर्ट वहां पर उनसे चीन से बनवा दिया। और जब वो पैसा वापस नहीं दे सके चीन को, तो चीन का वहां पर कब्जा हो गया। 99 ईयर की लीज है चीन की वहां पे। भारत के दक्षिण छोर के ऊपर चीन ने अपना एक बहुत बड़ा अड्डा वहां पर कायम कर दिया। लेकिन इसके भारत विरोध के जो दुष्परिणाम आज श्रीलंका को भुगतने पड़ रहे हैं वो ये पड़ रहे हैं कि चीन का और बाकी देशों से जो उन्होंने पैसा उठाया था, आईएमएफ से जो पैसा उठाया था, वो वापस करने की क्षमता नहीं थी, ब्याज देने की क्षमता नहीं थी। आज ये समय है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार जो है, फॉरेन एक्सचेंज जो है, श्रीलंका का जीरो हो गया है। आज चाहकर के भी ना तो श्रीलंका जो बाहर से इंपोर्ट किया करता था, खाद्य पदार्थ बाहर से इंपोर्ट करता था, कुकिंग ऑयल जो है इंपोर्ट करता था, वहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम इंपोर्ट करता था, वो पैसे चुकाने के लिए श्रीलंका के पास आज पैसा नहीं है। ये भारत के विरोध के चलते हुए कि किस प्रकार से चीन और श्रीलंका मिलकर के भारत का विरोध करना है, ये उन्होंने उसकी खमियाजा आज वहां पर श्रीलंका भुगत रहा है। एक और चीज इसमें है कि जिसका प्रभाव बहुत अधिक श्रीलंका पे पड़ा। देखिए श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो दो चीजों के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर करती है। एक तो उनका चाय एक ही मेन प्रोडक्ट है जो टी वहां से एक्सपोर्ट करते हैं जिससे उनको रेवेन्यू आती है। एक दूसरा, उनका श्रीलंका में काफी नागरिक हैं जो बाहर के देशों में काम करते हैं, वहां से जो रेमिटेंसीज भेजते हैं तो वो फॉरेन एक्सचेंज का एक बड़ा अंग बन जाता है। और तीसरा है टूरिज्म की इकोनॉमी। टूरिज्म की इकोनॉमी जो है वो वहां पे उन्होंने काफी सालों से अच्छी चल रही थी, लेकिन कोविड आने से पहले वहां पर टूरिज्म जो है वो एकदम से नीचे चला गया। उसका कारण भी इनकी विदेश नीति जो है श्रीलंका की वो बड़ी बहुत थी, क्योंकि चीन के कहने के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान को भी बहुत रियायतें दे रखी थी श्रीलंका में। वो रियायत में एक ये था कि जितने भी वहां पर आतंकवादी संगठन है इनके पाकिस्तान के, उनको खुली छूट दे रखी थी, आप जो चाहो फ्री ग्राउंड यहाँ पर करो, भारत के विरोध में आपको जो काम करना है वहां पर करो। लेकिन वो कहते हैं ना कि दोज हु लिव बाय स्वॉर्ड
have to die by a sword ultimately. तो जिस तलवार के साथ भारत को काटने की कोशिश करते थे, वही तलवार आतंकवादियों की वहां चली और उन्होंने ईस्टर के दिन, आज से 3-4 साल पहले, वहां पर कई चर्चों में इस्लामिक आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट किए। 269 आदमी वहां पर उस समय उनका देहांत हुआ, हजारों की संख्या में हताहत लोग हुए। और उस दिन के बाद से वहां से, ये सिर्फ कोविड का परिणाम नहीं है कि वहां पर टूरिज्म जो है वो खत्म हो गया, वो कोविड आने से पहले ही इन घटनाओं के चलते वहां टूरिज्म खत्म हो गया था और फॉरेन के टूरिस्ट आने बंद हो गए थे। बहुत बड़ा प्रभाव उनके आर्थिक तंत्र के ऊपर इस बात का वहां पर पड़ा। उसके बाद में दूसरा, जो एक बाहर से रेमिटेंसीज आते थे उनके, ये वाले एक्सपेट्रिएट्स के, कोविड के कारण से वो भी आने बंद हो गए। और चाय की एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारा जो सप्लाई चेन थी वो उस वक्त डिस्टर्ब हुई थी, वो भी यहाँ से हुई बंद। तो फॉरेन एक्सचेंज इनके पास है नहीं है, इकोनॉमी इनकी ध्वस्त हो गई, टैक्सेस इन्होंने कम कर दिए, फ्री का इन्होंने माल बांटना शुरू कर दिया। तो ऐसे देश का क्या होगा? वही हाल श्रीलंका का हुआ। और परिणाम आज ये है कि किसी भी राजनेता का आज ये हिम्मत नहीं है कि कोलंबो की सड़कों के ऊपर बाहर निकल सके। लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं कि आपने हमारे साथ किया क्या। तो ये सारे घटनाक्रम से जो सीखने की बात है वो मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ भी सबसे पहले तो जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है वो किसी भी लोकतंत्र के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो नहीं सकती, क्योंकि आप किसी भी अब राजनेता से पूछिए कि भैया आप राजनीतिक क्षेत्र में क्यों है, वो तो समाज की सेवा करना चाहता हूँ। कि भैया समाज की सेवा करनी है तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ही करनी है क्या, और सिर्फ इस शर्त से करनी है क्या कि मैं भी करूंगा, उसके बाद मेरा बेटा भी करेगा, मेरा पोता भी करेगा, मेरा भाई भी करेगा, उसका परिवार भी करेगा। तो ये क्या शर्त होनी समाज सेवा के लिए जरूरी है क्या? तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है ये केवल इसीलिए की जाती है कि कुर्सी के ऊपर जमा रहा जाए और फिर एक प्रकार का इकोसिस्टम बनाया जाए। उस इकोसिस्टम के माध्यम से कार्यकर्ता जो है अपनी राजनीतिक पार्टी के साथ जोड़े जाए, उनके माध्यम से वोट बैंक बनाए जाए, वोट बैंकों के माध्यम से इलेक्शन जीते जाए और वापिस से इलेक्शन जीत करके, कि समाज सेवा को तो नाम ही है ना, क्या करते हैं ये लोग, आज आम आदमी से छुपा हुआ नहीं है, वो करप्शन के द्वारा वापिस उस इकोसिस्टम को फीड किया जाए। तो यह डायनास्टिक पॉलिटिक्स के परिणाम है जो श्रीलंका ने देखे, कि जिस प्रकार से मैंने कहा था कि पहले जो भंडार नायके परिवार के चंगुल में रहा, उसके बाद में राजापक्षा परिवार के चंगुल में रहा, आज भारत के आम नागरिक को ये सोचना पड़ेगा कि आपको जब भी वोट देने जाना है तो आपको उसकी फैमिली हिस्ट्री के ऊपर नहीं जाना है, जो अपना कैंडिडेट है आपको उसकी योग्यता के ऊपर, उसकी क्षमता के ऊपर, उसका पुराना रिकॉर्ड क्या है उसके ऊपर, और उसकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी देश को या जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना चाहता है उसके बारे में उसकी कल्पना क्या है, क्या क्या करना चाहता है, इस आधार के ऊपर वोट होना चाहिए। तो एक बात तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के विषय में भारत की जनता को ये सीखनी चाहिए। दूसरी बात जो है, जो फ्री का रिजीम है, आज दिल्ली में फ्री की बिजली अपने केजरीवाल जी ने देनी शुरू कर दी, पंजाब में भी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई हम फ्री की बिजली देंगे। मुझे, मेरे आम आदमी से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप बताइए कि ये बिजली जो आपको फ्री दे रहे हैं, ये पैसा अपने घर से डालकर दे रहे हैं, ये किसका पैसा है? ये पैसा आपका और हमारा है, जो हमने टैक्सेस के माध्यम से दिया है। और टैक्सेस के माध्यम से जो दिया है वो पैसा इनको उधर लगाना है जहां हमको ज्यादा आवश्यकता है। हमको कहाँ आवश्यकता है पैसे की, कि हमारे बच्चे को, जो गरीब आदमी अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे सकता, अच्छे ढंग की शिक्षा नहीं दे सकता, उसको शिक्षित करें, उसको योग्य बनाए, उसको क्षमतावान बनाए। और शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए, ये पैसा जाना चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हम देखते हैं सरकारी अस्पतालों के आज क्या हाल हो रखे हैं, वहां पर जाते हैं, अगर जाते हैं तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है तो दवाई नहीं है, दवाई है तो अगर लाख करोड़ों रुपए की, क्योंकि उन्होंने रिश्वत खानी होती है, मेडिकल इक्विपमेंट ला करके वहां डाल देते हैं, लेकिन उसकी देख रेख नहीं है, उसकी मेंटेनेंस नहीं है। तो ये क्यों नहीं हो सकता? इस पैसे से जो फ्री बांट रहे हो आप स्वास्थ्य में के क्षेत्र में लगाइए ना, शिक्षा के क्षेत्र में लगाइए ना। आप गाँव में आज सड़कें पिछले कुछ सालों से बड़ी अच्छी बन रही है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन जहां नहीं है वहां सड़कें दीजिए ताकि वहां पर व्यापार बढ़ सके, वहां पर नौकरी के लोगों के चांसेस बढ़ सके। इस क्षेत्रों में पैसा लगाए। आप फ्री क्यों बांटते हो? फ्री की चीज की कभी कोई वैल्यू होती नहीं है, उसका मिसयूज होने वाला है उन चीजों का। तो फ्री का जो काम है ये देश के लिए घातक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं।
मैंने कहा टैक्सेस की बात, हमारे टैक्स लेकर के हमको ये फ्री बांटने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको वोट चाहिए। देखिए, आम आदमी, गरीब आदमी जिसका आमदनी महीने की 5,000 या 7,000 या 10,000 रुपया प्रति माह है, उसकी परसेंटेज ऑफ टैक्स की देखेंगे तो उसकी परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है वो किसी भी श्रीमंत से, किसी भी अमीर आदमी से कहीं ज्यादा परसेंटेज बैठती है। ये आम आदमी को, गरीब आदमी को समझना चाहिए, क्योंकि वो एक माचिस की डबिया भी घर पे लेकर आता है ना, जिसपे 12% जीएसटी लगती है, तो 2 रुपए की माचिस की डबिया के ऊपर 20 पैसे उसकी जेब से टैक्स के जाते हैं। हर चीज जो उसके घर में आती है वो सबके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, तो उसका टैक्स जो है वो बेचारे का सही जगह पे इस्तेमाल ना करके इन इन फालतू की चीजों पे आप वेस्ट कर दोगे तो वो खराब बात है। एक बात, क्योंकि हमारा जो बातचीत मैं करता हूँ उसमें मेरे को राजनीति का कोई किसी भी प्रकार का रुचि नहीं है। दिल्ली की मैंने उनको क्रिटिसाइज किया है केजरीवाल की सरकार को एक बात के ऊपर कि जो वो फ्री का काम वहां पर कर रहे हैं, पानी फ्री दे दो, बिजली फ्री दे दो, लेकिन एक बात के ऊपर मैं प्रशंसा भी करना चाहता हूं उनकी, जो बाकी के राज्यों की सरकारों को उनसे सीखना चाहिए। वो देखिए कि किसी भी म्यूनिसपैलिटी के स्कूल में आप चले जाइए, म्यूनिसिपल टीचर की तनख्वाह प्राइवेट स्कूल के टीचर से कहीं ज्यादा है। आज इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पर चल रहे हैं, वहां के टीचर मेरी बात का समर्थन करेंगे कि किसी को 20,000, 25,000, 30,000, ये 35,000 यहाँ तक की सैलरी है, लेकिन म्यूनिसिपल स्कूल के टीचर्स की जो सैलरी है 50,000 से ऊपर है मिनिमम जो उनको मिलती है, लेकिन समय पर आते नहीं है, समय के ऊपर उनका बच्चों को पढ़ाई नहीं जाती। म्यूनिसिपल स्कूलों के अंदर आप क्लासों में चले जाओ, वहां पर ब्लैक बोर्ड नहीं मिलेंगे, डेस्क टूटे हुए मिलेंगे, हमारी बच्चियों के लिए वहां पर शौचालय भी है, साफ सुथरे नहीं है। तो यह काम जो है दिल्ली की सरकार ने कर दिखाया है, ये बाकी की हर राज्य सरकार को उनसे सीखना चाहिए कि अगर वो वहां पर कर सकते हैं तो बाकी के राज्य सरकारें क्यों नहीं कर सकती है। क्योंकि मेन जो आपने स्कूलों में अगर टीचर रखे हैं उनको आप सैलरी दे रहे हो पूरी की पूरी, तो उनसे पूरी तरह से बच्चों को एक अच्छे स्तर का जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए वो आप क्यों नहीं दिला पा रहे। तो एक ये बात। दूसरी बात, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी केजरीवाल सरकार ने एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य जो दिल्ली में किया है वो किया मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में आज गरीब आदमी जाता है जो बेचारा बड़े बड़े अस्पतालों के खर्चे नहीं निर्वाह कर सकता है, वो जाकर के उसको अच्छी प्रकार से वहां ट्रीटमेंट मिलती है, दवाइयां मिलती हैं। तो ये दो क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो हर सरकार को देना चाहिए, ये उन्होंने काम किया, बाकी की सरकारों को उनसे सीखना चाहिए। ये बात जो है। अब बात आ जाती है कि जिस प्रकार से श्रीलंका का उदाहरण मैंने आज दिया है कि आम आदमी को ये देखना है कि आपके टैक्स दिए बिना कोई भी आपकी ना तो म्यूनिसिपैलिटी चल सकती है, ना राज्य सरकार चल सकती है, ना केंद्र सरकार चल सकती है। तो पहले तो जितना अपना हमारे यहाँ से कर की अदायगी होनी चाहिए वो हमको करनी है, और दूसरी बात, अपने को ये बात इंश्योर भी करनी है कि जितना सरकार के पास में टैक्स गया है, ये इलेक्टोरल जो लोकतंत्र की जो प्रोसेस है उसके माध्यम से हो सकता है। यदि हम जातिगत राजनीति को छोड़ दें, परिवारवाद को छोड़ दें, तो हम ये बात करवा सकते हैं। वो ये बात है कि जितना भी रेवेन्यू, जितना भी टैक्स सरकार के पास में किसी भी स्तर पे गया है, उसकी बड़ी ईमानदारी से उसका खर्चा होना चाहिए, उसकी ऑडिटिंग बराबर उसकी जो होनी चाहिए कि उसका पैसा जो है वो जनता को जिस क्षेत्र में आवश्यकता थी उस क्षेत्र में उसको पूरी तरह से पैसा उसका वापस मिला है। तो ये दो बातें अपने को करनी है, और ये बातें सीखने जैसी हैं। जो पूरी दुनिया में घटनाक्रम होता है ये बातें हम उनसे सीख सकते हैं। और फ्री जो आपको कोई चीज देता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, तो उससे क्वेश्चन करिए कि भैया ये पैसा आप कहाँ से निकाल करके कहाँ दे रहे हो, इसकी उपयोगिता क्या है। आज पंजाब में इन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए कह दिया कि जी हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देंगे, पानी का ये कर देंगे, एक एक महिला को 1,000 रुपया महीना हम जो है वो फॉर्म भरवा लिए उनसे। अब सवाल है कि रेवेन्यू है कि आपके पास? पहले पंजाब में 1.5 लाख करोड़ रुपया डेफिसिट आपका वहां पर चल रहा है। बिजली बोर्ड्स के आप पैसे वहां पर जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स के आप चुका नहीं पा रहे हो, तो पैसा आप इलेक्शन जीतने के लोगों को फ्री कर दोगे तो उससे इलेक्शन तो जीत जाओगे, लेकिन उस आपकी जो पूरी व्यवस्था है उसका क्या होगा, पूरे सिस्टम का क्या होगा। तो ये प्रश्न जो है आज आम आदमी को अपनी जो राजनीतिक पार्टी किसी को भी वो वोट करने जा रहा है उससे करने चाहिए। और जो भी जिस प्रकार से मैंने अभी श्रीलंका का उदाहरण दिया है उनसे पूरी तरह से सीख करके
कि हमारे पास में आज सौभाग्य से इस समय जिनके हाथ में देश की बागडोर है वो बहुत ही अधिक राष्ट्रवादी लोग हैं और उनका पूरा प्रयास ये है, लेकिन जो परिस्थितियां चलती हैं, वैश्विक परिस्थितियां जो चल रही हैं वो है, उनसे हम अलग नहीं रह सकते हैं। तो अभी यूक्रेन का युद्ध जैसे कि उदाहरण के तौर पर लड़ा तो यूरोप में जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर उसका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बाकी की जो दुनिया में चीजें चल रही हैं उसे सीखें, अपने आप को सावधान करें, और इस तरह से मुझे कोई भी शक नहीं है कि कुछ सालों के भीतर भीतर ना केवल भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा, सामरिक शक्ति के रूप में उभरेगा, और दुनिया को जो एक सही हमारा शुरू से चलता आ रहा एक सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम का, कि सबके साथ में मिलकर चलना, सह अस्तित्व की बात करना, सारे जो हम बात कहते हैं इसकी सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया, वो सिद्धांत के ऊपर चलना, तो भारत इसकी एक बहुत बड़ी दुनिया को उदाहरण दे सकता है। इसके साथ ही मैं आज की अपनी बातचीत समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।